हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें जो हमारे टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नवीन राज्यों का उदय। और नवीन राज्यों के उदय में हमने अवध राज्य कंप्लीट कर चुके हैं, मैसूर राज्य कंप्लीट कर चुके हैं। सारा का सारा जो भी वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सब के सब फैक्ट हम लोग वहाँ से क्लियर कर चुके हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा बंगाल राज्य। तो बंगाल राज्य के बारे में हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा था मुर्शिद कुली खां के बारे में। सबसे पहले हमने बंगाल के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ जानी थी। उसके बाद हमने मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ा था, शुजाउद्दीन के बारे में पढ़ा था, सरफराज के बारे में पढ़ा था, अली वर्दी खां जो बंगाल के नवाब हुए हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो मैंने लास्ट में आपको छोड़ा था सिराजुद्दौला में। और उस सिराजुद्दौला के बाद मैंने एक ब्लैक होल की घटना बताई थी 20 जून जो 1756 ईस्वी को हुई थी, जो हॉलवेल के द्वारा बताई गई है। उस घटना का जिक्र भी मैंने वहाँ पर किया था। और उसके बाद अलीनगर की एक संधि आती है, उस संधि का भी हमने अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था कि अगले युद्ध में हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध को वैसे तो देखा जाए तो हम अगर अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे थे कि प्लासी का युद्ध इतना भयंकर हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ असल में प्लासी का युद्ध क्या था। असल में प्लासी का युद्ध कुछ था ही नहीं, या यूं कहें कि ऐसा कोई युद्ध इसमें हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इसको इतने बड़ा चढ़ाकर दर्शाया हुआ है कि आप सोचते हैं कि प्लासी का युद्ध ना जाने कितना भयंकर हुआ होगा। तो आज मैं आपको प्लासी के युद्ध की सारी जानकारी दूंगा और जो भी क्वेश्चन एग्जाम आपके बनते हैं वो क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध। सबसे पहले हम लोग प्लासी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और इसी के साथ ही दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कि प्लासी वर्तमान में कहाँ है। तो प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। और ये नदिया जो जिला है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो ये जिला है नदिया जिला, इसी जिले में प्लासी वर्तमान में स्थित है, गंगा नदी के तट पर। और प्लासी इसका नाम इसलिए भी रखा गया है, अगर आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि प्लासी के फूलों की अधिकता के कारण भी इसका नाम प्लासी रखा गया है। तो चलिए ठीक है, आपने कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ से बंगाल से ले ली है दोस्तों। ये छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बन भी चुका है कि प्लासी वर्तमान में कहाँ है, पश्चिम बंगाल। देखिए, पौ से प्लासी आ रहा है ना, पहला अक्षर प्लासी आ रहा है, और प्लासी से कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, कोई युद्ध होता है, मैं उसकी आपको एक पृष्ठभूमि समझाता हूँ। जब तक आप किसी चीज़ की पृष्ठभूमि नहीं समझते हैं, आप उसके बारे में अच्छे से नहीं जान सकते हैं। तो हम भी प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। तो देखिए, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या बनती है, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, जब प्लासी का युद्ध हो रहा होता है, उसमें बंगाल में जो नवाब होता है वो होता है कौन, सिराजुद्दौला। और इस समय अंग्रेजों का भी काफ़ी बोलाबाला इसमें, जो भारत में उनका जो हस्तक्षेप होता है, जो भारत की राजनीति में जो उनका हस्तक्षेप होता है, काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो इसी कारण से होता क्या है, देखिए, जो सिराजुद्दौला जो इसमें जो वहाँ बंगाल का नवाब होता है, इसके खिलाफ जो इसके अधिकारी होते हैं वो इससे काफ़ी खिलाफ हो जाते हैं और इससे काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं। अब देखिए, उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग थे जो कि सिराजुद्दौला जो उसमें बंगाल का नवाब था उसके खिलाफ हो गए थे, या फिर कहें कि उससे असंतुष्ट थे। मतलब सामने खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके जो अंदर ही अंदर जो चल रहा था वो सिराजुद्दौला के लिए काफ़ी नुकसानदायक बाद में सिद्ध साबित हुआ। अब देखिए, उनमें कौन कौन थे जो इसके खिलाफ थे। सबसे पहले आता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र एक ऐसा नाम है जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब देखिए, सेनापति सबसे ज़्यादा जिसमें भरोसा कर सकते हैं वो सेनापति ही होता है। सेनापति जो इसके खिलाफ था। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है दीवान दुर्लभ। ये भी एक दीवान था जो कि सिराजुद्दौला का दीवान था, यह भी सिराजुद्दौला के खिलाफ ही था। अब दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी ऐसा ही बताऊंगा। देखिए, ठीक हो गया। उसके बाद एक जगत सेठ आता है, यह एक साहूकार था। मतलब या कहें कि उस समय बंगाल का सबसे अमीर व्यक्ति था ये। जैसे कि किसी देश का कोई अमीर व्यक्ति होता है, तो उसी तरह से यह भी उसमें बंगाल का सबसे अमीर व्यक्ति था, जगत सेठ। यह एक साहूकार था। और इसके बाद आता है अमित चंद। अमित चंद नाम का एक व्यक्ति भी इस समय सिराजुद्दौला के ही खिलाफ था। मतलब कहें कि इनके जो गद्दी से इसको हटाना चाह रहा था, इसमें ये सब लोग शामिल थे। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, या फिर प्लासी की युद्ध के पहले
सिराजुद्दौला के खिलाफ इनमें से कौन कौन से लोग थे, या फिर ऐसा बन सकता है कि सिराजुद्दौला से कौन कौन से लोग असंतुष्ट थे। आपको याद रखना है दोस्तों, जगत सेठ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, और अमीचंद भी आपको याद रखना है। तो और ये भी पूछ लेता है कि जगत सेठ कौन था दोस्तों। ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, सेनापति था, व्यापारी था, कृषक था, या फिर कहेंगे साहूकार था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, साहूकार। तो ये छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये छुपे हुए क्वेश्चन ही मैं इनको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको आज से ध्यान देना है। चलिए ठीक है। अब देखिए, जब इतने सारे लोग असंतुष्ट हो गए हैं, तो आप बताइए, जब उसके राज्य के अधिकारी उससे असंतुष्ट हो गए हैं, उसका सेनापति उससे असंतुष्ट हो गया है, तो सिराजुद्दौला के लिए काफ़ी सारी परेशानियां आने वाली हैं। आने वाली क्या है, आ ही चुकी हैं। तो जब उसका राजकाज ही उसके साथ नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आखिर युद्ध होना तो लाजमी है ना। चलिए ठीक है। तो ये बनती है कुछ उस समय की वहाँ की पृष्ठभूमि। अब देखिए, उस समय होता क्या है, लॉर्ड क्लाइव होता है इस समय, यहाँ का जो गवर्नर बनाया रहता है इस समय, वो होता है लॉर्ड क्लाइव। चलिए ठीक है। जो ये क्लाइव होता है ना, ये काफ़ी चालाक किस्म का व्यक्ति होता है। ये क्या करता है, ये अमीचंद नामक एक व्यापारी को पकड़ता है, और इससे क्या कहता है कि तुम हमारी मुलाकात जो है सिराजुद्दौला से करवाओ। और साथ ही साथ में ये मीर जाफ़र से ये बात करता है। भाई मीर जाफ़र से क्या कहता है ये, मीर जाफ़र से ये कहता है कि जब सिराजुद्दौला को हम लोग उसके पद से हटा देंगे, तुमको नवाब बना देंगे। अब भैया मीर जाफ़र तो सेनापति है, सेनापति से डायरेक्ट राजा बनने की उसकी बात चढ़ी तो खुश तो होगा ही, और खिलाफ तो पहले से ही है, तो वो तो बहुत जल्दी मान जाता है। और अमीचंद नाम में जिसके व्यापारी के नाम से क्या होता है कि वो सिराजुद्दौला से मिलने की बात करता है। लेकिन कुछ बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं दोस्तों, कुछ ऐसे मतलब बात वहाँ बन जाती हैं कि जो अमीचंद होता है वो काफ़ी सारे डिमांड जो है क्लाइव से कर देता है, बहुत सारे पैसों की डिमांड कर देता है, 30 लाख रुपए मांगता है क्लाइव से, और नवाब के जो राज्य का आधा भाग मांगता है। तो लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि मतलब ये सब चीज़ें कामयाब नहीं हो पाती हैं, और काफ़ी सारे षड्यंत्र इस समय रचे जाते हैं, और क्लाइव के द्वारा ही अमीचंद की हत्या भी करवाई जाती है। दोस्तों कहानी तो बहुत लंबी है इसमें, लेकिन उस कहानी को बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वहाँ से ना क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना कभी बनेंगे। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था क्लाइव क्या चाह रहा था, कि क्या वो चाह रहा था कि मीर जाफ़र को हम लोग बंगाल का नवाब बना दें सिराजुद्दौला को हराकर। तो उसे लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि भाई लड़ाई क्या ढूंढी जाए, मतलब किस बेस पे हम लोग लड़ाई करें। तो अंग्रेज वो क्या करता है, नवाब पर एक आरोप ये लगा देता है कि आप फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहे हैं, उनसे आप मेल जोल बढ़ा रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो यही सब वो बहाने बनाता है क्लाइव, और इसी बहाने को बनाते बनाते वो पहुंच जाता है प्लासी। प्लासी के मैदान पर युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को। और इसमें अंग्रेज़ों की कूटनीति तो पहले से शामिल ही रहती है कि और देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मीर जाफ़र होता है वो सिराजुद्दौला के साथ आता है उसी की सेना का सेनापति बन के, किससे लड़ने के लिए, क्लाइव से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही ये मैदान में पहुंचते हैं, तो मीर जाफ़र क्या करता है, युद्ध के मैदान में ही सिराजुद्दौला को दे देता है धोखा। देखिए, वहां से चला था, कहाँ से, सिराजुद्दौला के साथ चला था मीर जाफ़र सेना का सेनापति बनने। और एक बात आप देखिए, सेना का सेनापति अगर सेना को आज्ञा ही नहीं देगा लड़ने की, तो सेना तो लड़ ही नहीं सकती थी ना। तो देखिए, मीर जाफ़र चला था सिराजुद्दौला के साथ सेनापति बन के, किसके साथ लड़ने के लिए, अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए। ये अंग्रेजों की कूटनीति ही कही जाएगी ना। तो अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए जब निकला था, लेकिन जैसे ही ये प्लासी के मैदान में पहुंचता है, इसने क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गया। अब बताइए, इतना बड़ा जब उसको धक्का लगेगा तो क्या होगा, हार होनी तो सुनिश्चित ही है। ठीक हो गया। इससे पहले एक बात और जान लेंगे कि एक टॉपिक छूट गया यहाँ पर से, कि सिराजुद्दौला की जो राजधानी रही थी वो रही थी मुर्शिदाबाद। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला की राजधानी कहाँ थी, आपको याद रखनी है, कहाँ थी, मुर्शिदाबाद में। चलिए ठीक है। तो जैसे ही ये लोग मैदान में पहुंचते हैं, आमने सामने पहुंचते हैं, तो मीर जाफ़र नवाब को धोखा दे देता है और अंग्रेजों से मिल जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए होता क्या है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी थे जो कि इसकी तरफ से लड़ते हैं। और मीर मदान की तो क्या होती है, वहीं पर युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और सिराजुद्दौला की इसमें हार हो जाती है, और अंग्रेज जो है जीत जाते हैं। अब आप ही बताइए, ये कोई युद्ध था क्या? अब देखिए, ये युद्ध नहीं था, इस बात का अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे। देखिए,
इस युद्ध में क्लाइव की सेना में मात्र 950 यूरोपीय सैनिक होते हैं। 100 यूरोपीय सैनिक हो 100 देखिए 950 यूरोपीय पैदल सैनिक और 100 यूरोपीय तोपची होते हैं और 2100 भारतीय सैनिक होते हैं। मतलब कुल मिला के 3100-3200 जो है इस समय क्लाइव की सेना रहती है। लेकिन नवाब के पास रहती है 50,000 की सेना। 50,000 की सेना होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला हार जाता है। किसके कारण से? मीर जाफर के कारण से। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? मीर जाफर का धोखा देना। तो दोस्तों आपको कैसे नोट करना है? आपको ऐसे नोट कर लेंगे कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही रहा था कि मीर जाफर का नवाब को धोखा देना। चलिए ठीक है, हर चीज़ मैं आपको क्वेश्चन की तरह एक बार बता ही देता हूँ, इसलिए आपको याद रहता भी होगा और आप जहाँ तक है नोट कर भी लेते होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई है और अंग्रेज हो गए हैं विजयी। और देखिए अब जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, वो प्लासी के मैदान में तो युद्ध करने जाया होता है। प्लासी का मैदान जो है उसकी राजधानी से करीब 20-30 किलोमीटर दूर होता है, जहाँ से युद्ध लड़ा जा रहा था। और सिराजुद्दौला क्या करता है? हार जाता है। हारने के बाद अपनी राजधानी पहुँच जाता है। लेकिन राजधानी पहुँचते ही क्या होता है कि जो मीर जाफर का लड़का होता है उसका नाम होता है मीरन, और उसने क्या किया? मोहम्मद बेग नाम के एक व्यक्ति से इसका कत्ल करवा दिया। किसका? सिराजुद्दौला का। लो भैया सिराजुद्दौला की हो गई कहानी समाप्त। अब देखिए मात्र 23 अंग्रेजी सैनिक मारे गए और मात्र 500 नवाब के सैनिक मरे। तो ये भीषण युद्ध था क्या? बिल्कुल भी भीषण युद्ध नहीं था। मतलब एक बना दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि बहुत ही भयंकर युद्ध था। प्लासी का नाम ही आते ही ऐसा लगता है ना कितना बड़ा युद्ध रहा होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए सिराजुद्दौला पहुंचा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में कर दी मोहम्मद बेग ने उसकी हत्या। दोस्तों क्वेश्चन बनता भी है कि सिराजुद्दौला की हत्या किस व्यक्ति ने की थी? तो यह की थी मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने। कौन था वो? कौन था? मीरन नाम का एक व्यक्ति था जो कि मीर जाफर का लड़का था। उसके कहने पर ही मोहम्मद बेग ने उसकी सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। चलिए ठीक है। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्लासी के युद्ध में कितने अंग्रेज सैनिकों की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी 23 अंग्रेज सैनिकों की मृत्यु और 500 नवाब के सैनिकों की मृत्यु हुई थी। जितना भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना, सबका सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए ठीक है। और यहाँ से एक बात दोस्तों, एक बात और बता दूं कि प्लासी का ही युद्ध ऐसा था जिसने भारत में अंग्रेजों की, देखिए देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। मतलब ये कहें कि यहाँ यही वो युद्ध था जिसमें अंग्रेजों को भारत में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा जो उनका अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई थी इसी युद्ध के द्वारा। क्योंकि बंगाल का जो नवाब था इस समय सिराजुद्दौला, उसकी हत्या हो गई है। और ये लड़ाई लड़ कौन रहा है? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य ये लड़ाई हो रही है। अब देखिए सिराजुद्दौला जो है वहाँ का नवाब है वो मारा गया है। अब बंगाल पर नियंत्रण किनका हो गया? बंगाल पर नियंत्रण हो जाएगा अंग्रेजों का। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? आपको याद रखना है सिराजुद्दौला के मध्य, और अंग्रेजों का जो सेनापति, वो अंग्रेजों का जो था, वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। चलिए ठीक है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य में ये युद्ध हुआ था। तो देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सब कुछ नोट करना है। 23 सैनिक इसके मारे गए थे अंग्रेजों के, 500 नवाब के सैनिक मारे गए थे। और इसकी जो हत्या की थी किसने की थी? मोहम्मद बेग द्वारा। चलिए ठीक है। और इसी युद्ध के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है। ठीक हो गया। अब देखिए बंगाल में कोई नवाब तो रहा ही नहीं है। तत्पश्चात होता क्या है? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तथा अंग्रेजों को 24 परगनों की जिम्मेदारी मिल जाती है। वह बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण होता है। मतलब ये कहें मीर जाफर जो है अंग्रेजों की सिर्फ कठपुतली ही बनकर रह गया था। मतलब अंग्रेजों का पूरा उस पर नियंत्रण था, सिर्फ और सिर्फ मीर जाफर एक नाम का नवाब था। सारा का सारा जो नियंत्रण किया करते थे वो किया करते थे अंग्रेज। अब देखिए यहाँ से अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी सेना की तैनाती भी कर दी ताकि आगे कोई ऐसा मतलब हमारे सामने मुसीबत ना आए कि जो मीर जाफर है हम पर फिर से कोई हमला करने की कोशिश करे। और जो इसकी सेना थी इसका सारा खर्चा भी मीर जाफर ही दिया करता था। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, इतने सारे खर्चों को सहन नहीं कर पाता है मीर जाफर होता है। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि इसको भी ये लोग क्या करते हैं, नवाब के पद से हटाना शुरू, मतलब इनकी सोचने लग जाते हैं कि इसको नवाब के पद से हटाया जाए। फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही जानते हैं। अभी हम मीर जाफर के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए इससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए
मीर जाफर का नवाब बनाए जाना इसको प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद प्रथम क्रांति किस चीज़ को कहा गया था। तो मीर जाफर का नवाब बनाया जाना उस समय उसको प्रथम क्रांति कहा गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस युद्ध में जब हो भाई अंग्रेजों की जब विजय हो गई है, अब देखिए यहाँ से होता क्या, इस युद्ध में विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, कुछ वक्तव्य कहे गए हैं कि इतिहासकारों के द्वारा। एक वक्तव्य है देखिए जदुनाथ सरकार का एक वक्तव्य है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकाल युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है एग्जाम में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं मीर जाफर की तरफ। मीर जाफर के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मीर जाफर का जो शासनकाल आता है बहुत ही कम शासनकाल इसका रहेगा, 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। ये एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था, क्योंकि सेनापति था, इसमें वो गुण नहीं थे राजा बनने के, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इसको अंग्रेजों ने लालच देकर राजा बना दिया गया था। लेकिन था गए तो उनकी कठपुतली ही था, और साथ ही साथ में इसको कर्नल क्लाइव का गधा भी बोला जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बंगाल के किस नवाब को कर्नल क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। दोस्तों आपको याद कर लेना है, रट लेना है, आगामी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो लॉर्ड क्लाइव का गधा किसे कहा जाएगा, मीर जाफर को। कई बार एग्जाम में बन चुका है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि यहाँ से देखिए मीर जाफर के बारे में कुछ जानने पे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मात्र प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है, मीर जाफर। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन ये बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा कि मीर जाफर कब से कब तक राजा रहा था, 1757 से 1760 ईस्वी तक। तीसरा क्या बनेगा, इस कर्नल क्लाइव का गधा किसे कहा जाता था, वो कहा जाता है मीर जाफर को। ठीक हो गया, 3 क्वेश्चन आपके बन गए। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहीं से हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ तथा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का यहीं से सूत्रपात भी हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात किस युद्ध के बाद हुआ। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के बाद। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, एक छोटी सी घटना क्या घटती है कि 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव की इंग्लैंड को हो जाती है वापसी। देखिए अब क्लाइव चला गया है इंग्लैंड। चलिए अब क्या आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्लाइव के इंग्लैंड जाने के बाद उसकी जगह पर एक अस्थाई या फिर कहें कि एक काम चलाने के लिए मतलब एक बंगाल में एक गवर्नर बना दिया गया था, वो था हालवेल। अच्छा ये हालवेल कौन था, मैंने आपको जब ब्लैक होल की घटना बताई थी उसमें मैंने ये बताया था कि जो ब्लैक होल की घटना का उजागर किया गया है वो हॉलवेल के द्वारा ही किया गया है। तो आपको याद रखना है हॉलवेल कौन था। तो हालवेल को ही उन्होंने क्या किया, बंगाल का अस्थाई गवर्नर बना दिया गया। और देखिए इसने भी कुछ ऐसा ही काम किया। ये लोग क्या करना चाह रहे थे, मीर जाफर को गद्दी से हटाना चाह रहे थे। तो इसने क्या किया हालवेल ने कि इस पर एक आरोप लगा दिया कि आप लोग डचों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और यही इस पर दोष लगाया। और और एक बात तो यह थी कि इन्होंने इस पर एक दोष ये लगाया कि आप डचों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। दूसरा इस पर आरोप क्या लगाया कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेजी सेना क्या थी, जो अंग्रेजी सेना का जो खर्च उठा रहा था वो बंगाल का नवाब ही उठा रहा था। लेकिन वो बंगाल का नवाब था अयोग्य, मतलब इसमें ये योग्यता नहीं थी कि इतने सारे खर्चों को वहन करने के लिए इतना सारा धन जुटा सके। तो जो अंग्रेजी सरकार जितना इससे पैसा चाह रही थी अंग्रेजी सरकार को नहीं दे पा रहा था। तो एक ये भी कारण रहा था इसको पद से हटाने का। तो फिर होता क्या है देखिए, मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, और मीर जाफर को गद्दी से हटाया जाना ही मतलब इनका लक्ष्य साबित हो जाता है उस समय कि भैया इसको कैसे भी करके पद से हटा दो। और इसके पद से हटाया जाने को ही बंगाल की द्वितीय क्रांति भी कहा जाता है। जब ये पद में बैठता है उसको कहा गया है बंगाल की प्रथम क्रांति, और जब इसको पद से हटाया जाता है उसको कहा गया है बंगाल की द्वितीय क्रांति। दोनों ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छुपे हुए क्वेश्चन है, आपको याद करने हैं और आपको नोट से बना लेने हैं। अब देखिए इसी बीच क्या होता है, बंगाल का एक नया गवर्नर जनरल बन के आ जाता है। अभी तक तो अस्थाई था, लेकिन अब देखिए स्थायी रूप से आ जाता है। वो होता है वैंसी टाट नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि बंगाल का नया गवर्नर जनरल बनता है। और देखिए अब देखिए क्या होता है, ये जो मीर जाफर को गद्दी से हटाने की ये भी बात जो है ये भी इसी के पक्ष में होता है। और
इसने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लो भाई, जब इन्होंने बस कठपुतलियां ही तो हैं, जब इन्होंने देखा कि मीर जाफर से हमारा काम नहीं निकल रहा है, इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम तो था बहुत ही योग्य शासक था, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, इसकी बातें बताऊंगा। अब देखिए, मीर जाफर को जब इन्होंने पद से हटा दिया तो ये इसने क्या किया, 15,000 रुपये मासिक पेंशन लेकर यह कलकत्ता में रहने लगा। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि मीर जाफर को जब 1760 ईस्वी में पद से हटाया गया तो उसको कहाँ भेज दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया 15,000 रुपये की पेंशन पर। तो चलिए, मीर कासिम आ गया है, अब हम मीर कासिम के बारे में जानते हैं। तो 1760 ईस्वी में और 1763 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। अब देखिए, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक ये सिद्ध साबित हुआ था। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए दो क्वेश्चन क्या बनेंगे, दो क्वेश्चन ये बनेंगे कि बंगाल का सबसे योग्य शासक कौन हुआ था, तो वो हुआ था अलीवर्दी खां, जिसके बारे में आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक कौन हुआ था, वो हुआ था मीर कासिम। इसमें राजा बनने के दूसरे सारे के सारे गुण थे और 1760 ईस्वी में इसको राजा बनाया गया था, 1763 ईस्वी तक यह राजा के पद पर रहा था। अब इसने देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसने क्या किया, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किस नवाब ने स्थानांतरित किया था, वो कौन था, मीर कासिम। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और बातें जानते हैं। तो पहले हम लोग मीर कासिम के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1760 से 1763 ईस्वी तक ये रहा था। अब देखिए इसने भी कुछ, अब मैंने बताया ना कि ये योग्य शासक था, इसने अपने अनुसार ही राज्य को चलाना चाहा था। अभी तक देखिए, जब मीर जाफर जब राज कर रहा था तो वो ऐसा कुछ काम कर नहीं रहा था जिससे कि राजस्व की प्राप्ति हो, लेकिन मीर कासिम में काफ़ी सारे अच्छे गुण थे। इसने क्या किया, कोई एक नया कर लगाया था, अभवाव कर, ऊपरी कर, इसने कर लगाया था, ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसने क्या किया, मीर कासिम ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वॉल्टर रीनहार्ड की भी नियुक्ति की थी। दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि ये छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं, जिन्हें कि बहुत ही कम बच्चे इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करके भी आते हैं जिसने पढ़ा हुआ होता है। तो मीर कासिम ने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, मीर कासिम ने सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए किस जर्मन अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो वो की थी वॉल्टर रीनहार्ड ने। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जब मैं पढ़ाता हूं आपको, मैं कोई सा भी आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं ना सारे के सारे आपको कंप्लीट करवाता हूं। और देखिए, जो ये वाल्टन रीनहार्ड व्यक्ति था, यह समरू के नाम से भी प्रसिद्ध था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में बन जाते हैं, आपके सामने चार चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से बताइए कि समरू नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध था, का उत्तर क्या हो जाएगा, वाल्टर वाल्टर रीनहार्ड। चलिए ठीक है, साथ ही साथ में देखिए मीर कासिम ने क्या किया, इसने खिजरी जमा नामक एक कर भी वसूल किया था। आपको याद रखना है कि बंगाल में किस नवाब ने खिजरी खिजरी जमा कर वसूल किया था, वो कौन था, मीर कासिम। अब ये खिजरी जमा कर क्या था, जो अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक कर, मतलब जो अधिकारी जो लोग थे, अपनी उनकी जो बचत थी उसके रूप में एक खिजरी जमा कर इसने वसूल करना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मीर कासिम काफ़ी योग्य शासक था, अपने हिसाब से वो राज्य को चलाना चाहता था, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई थी। वो ये चाहते थे कि जो भी बंगाल का नवाब बन रहा है वो हमारी कठपुतली रहे, बंगाल पर हमारा नियंत्रण रहे, जो हम चाहें वही हो बंगाल में। लेकिन मीर कासिम तो उनके अनुसार चलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस कारण से मीर कासिम का समय भी समाप्त हो जाता है। अब देखिए वो घटना हुई क्या थी, पटना की एक व्यापारी कोठी की घटना होती है। पटना व्यापारी कोठी के एक प्रमुख वहाँ का एक व्यक्ति, वहाँ का एक प्रमुख होता है, व्यापारी कोठी का प्रमुख होता है, उसका नाम होता है एलिस। उसने क्या किया, पटना पर आक्रमण कर दिया। अभी तक जिसकी खाली एक कोठी स्थापित हुई थी, उसने क्या किया था कि पटना के जो वहाँ पर उसका राजा था उस पर इसने आक्रमण कर दिया। लेकिन मीर कासिम क्या करता है, जैसे ही उसने आक्रमण किया, मीर कासिम ने पटना पर अपना अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया और साथ ही साथ में क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों को बंदी भी बना लिया। और देखिए इतनी बड़ी बात होगी, अंग्रेजों ने देखा कि भैया हमने ही इसको राजा बना रखा है और ये तो हमें ही हरा रहा है, हमारी ही सेना को मार रहा है और हमारी सेना के अधिकारियों को बंदी बना रहा है। अंग्रेजों को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई। अब देखिए अंग्रेजों ने देखिए क्या करना शुरू किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। मतलब अभी घोषित किया है, बनाया नहीं है। अंग्रेजों ने घोषित किया कि देखिए मीर जाफर पहले 1757 ईस्वी में बना,
1760 ईस्वी तक ये रहा था। 1760 ईस्वी में इसकी अयोग्यता को देखकर अंग्रेजों ने इसके पद से हटा दिया और मीर कासिम को राजा बना दिया। अब मीर कासिम जब इनके लिए दिक्कत आने लगा, मतलब इन्होंने देखा कि मीर कासिम तो भाई अपने अनुसार से चलने वाला राजा है, हमको ये सब चीज़ें नहीं दे रहा है और हमारी सेना को हरा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, 1763 ईस्वी में ये घोषणा कर देते हैं अंग्रेज की मीर जाफ़र को अगला हम नवाब बनाएंगे। ये घोषणा कब होती है, 1763 ईस्वी में। और साथ ही साथ में क्या किया, मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। देखिए यही है बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। अब देखिए जब मैं अभी तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। अगली देखिए, अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बक्सर का युद्ध पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में इलाहाबाद की 2 संधियाँ होंगी, प्रथम संधि दूसरी संधि वो पढ़ेंगे, और बंगाल में द्वैध शासन, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारा लंबा हो जाता है, इसलिए तो हम 2 वीडियो में इसको पढ़ेंगे। एक में हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से देखिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मीर कासिम को पद से हटाया जाना कौन सी महत्वपूर्ण घटना के बाद, ये जो क्रम रहा था उसको हटाने का किस घटना के बाद हुआ था। तो पटना की व्यापारी कोठी की घटना थी, जिसमें क्या होता है कि एक वहाँ का प्रमुख होता है एलिस, उसने पटना पर आक्रमण किया, लेकिन मीर कासिम से ये देखा ना गया और उसने क्या किया, पटना पर अपना अधिकार कर लिया और जो अंग्रेज वहाँ के अधिकारी थे जिन्होंने वहाँ पर अधिकार किया था पटना में, उनको इसने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और उनको बंदी बना लिया। तो इसी से नाराज होकर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, 1763 ईस्वी में देखिए बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है ये। तो वो पृष्ठभूमि देखिए यहाँ से बन रही है, देखिए यहाँ से बनी है वो पृष्ठभूमि। देखिए आपको याद रखनी है, मैं आपसे कहता हूँ ना हमेशा पृष्ठभूमि आपको याद रखनी चाहिए कि मतलब ये युद्ध क्यों हुआ था, आपको ये पता तो होना चाहिए कि युद्ध हुआ क्यों था। बस आप खाली रट लेंगे भाई इस समय हुआ था, इनके बीच में हुआ था, क्या मज़ा आता है ऐसे पढ़ने में। आपको पृष्ठभूमि याद रखनी है ना। देखिए पृष्ठभूमि मैं बताता हूँ आपको, हर जो भी टॉपिक आता है, जो भी युद्ध होता है, मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। तो पटना की व्यापारी कोठी की घटना ही जो ऐसी घटना है जिस कारण से मीर कासिम को पद से हटाया जाता है और मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को गुलाम बना लिया था। जब उन्होंने जो एलिस नाम के व्यक्ति ने पटना पर आक्रमण किया तो मीर कासिम ने पटना पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। और पटना की घटना के कारण जो कंपनी थी उसने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब देखिए अब हमारा आएगा बक्सर का युद्ध। तो इसके बाद हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधियां और द्वैध शासन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बंगाल में द्वैध शासन। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना काफ़ी है। एक वीडियो में काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ से मैंने आपके क्वेश्चन जो है क्लियर करवा दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं जो जैसे जैसे बनती है मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और साथ में दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आपको नई नई वहां से अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द ही अगली वीडियो आ जाएगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए।